नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जिन्नात की शहजादी का भाग 2 यानी कि दूसरा पार्ट। अगर अभी तक आप सभी ने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप जाकर उसको सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को कंटिन्यू करिएगा। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कहानी की लेखक हैं तमन्ना परवीन। फलक अपने घर में आ तो गई थी मगर उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह बौखलाई हुई थी, उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। वह रह रहकर सहम जा रही थी। खान साहब और नजमा उसकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उसके सारे भाई भी उसके पास ही बैठे हुए थे। वह चुपचाप थी। हर कोई उससे उसकी हालत को देखकर पूछ रहा था कि क्या हुआ है, मगर वह चुपचाप थी। बस सबको और इधर उधर नजरें घुमाते हुए देख रही थी। किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। फरहान को जब पता चला कि फलक की हालत ठीक नहीं है तो वह भी वहां आ गया था। और जब उसने फलक को देखा तो वह भी हैरान रह गया था कि अभी तो 2-3 घंटे पहले हम मिले थे, तब तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ये इतनी डरी हुई और सहमी हुई है। हर किसी के मन में बहुत से सवाल थे मगर जवाब किसी के पास भी नहीं था। और फलक थी जो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी की भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। दोपहर से शाम हो गई थी और शाम से रात होने वाली थी, मगर फलक की हालत अभी भी वैसी ही थी। फरहान अपने घर चला गया था। वह जाना तो नहीं चाहता था उसे छोड़कर, मगर जाना तो था ही। वह रुक भी नहीं सकता था यहाँ। खान साहब ने डॉक्टर को भी बुलाया था, मगर उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है इनके दिमाग पर, या फिर कुछ ऐसा देख लिया है इन्होंने जिसका खौफनाक चेहरा उनके दिल और दिमाग दोनों पर ही हावी हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी होश नहीं है। थोड़ा समय लगेगा इन्हें ठीक होने में। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी थी और कहा था कि आप सब कोशिश करें कि ये अकेले में ना रहे, हर वक्त इसके पास ही रहिए। डॉक्टर की बात सुनकर हर कोई बहुत ही ज्यादा सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था फलक के साथ। सब कुछ तो नॉर्मल है, पर ये खामोश क्यों है। इधर नजमा का तो फलक की हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखना किसी अजाब से कम नहीं था। परेशान तो खान साहब भी थे, मगर उन्होंने हिम्मत बांध रखी थी और लगातार नजमा को समझाए जा रहे थे कि सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। वह नजमा की तो हिम्मत बांध रहे थे, मगर दिल में उनके भी बहुत से बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी। फलक के सारे भाई अपने अपने कमरे में चले गए थे और खान साहब और नजमा फलक के पास ही रुक गए थे। जैसे तैसे करके सबने फलक को खाना खिलाया था और उसे दवाइयाँ खिलाकर सुला दिया था। खान साहब वहीं सोफे पर सो रहे थे और नजमा फलक के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी। रात अपनी काली चादर धीरे धीरे फैला रही थी और हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा जा रहा था। सारे घर के लोग बेखबर नींद में सो रहे थे। रात के 2 बजने वाले थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और तभी फलक के कानों में कोई सरगोशी करता है, उठो, अब वक्त आ गया है सबसे हिसाब करने का। फलक अभी भी नींद में ही थी। वह करवटें बदल रही थी और तभी किसी ने उसके बिखरे हुए बालों को सहलाया था और उसके स्पर्श से फलक की आंखें खुल गई थी। उसने जल्दी से उठकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। सोफे पर खान साहब सो रहे थे और नजमा भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया और तभी उसने देखा कि वह पानी की बोतल जो उस फकीर बाबा ने उसे दी थी वह हवा में उड़ रही थी और उसमें का पानी लाल रंग का हो गया था, जैसे वह पानी नहीं खून हो। और वह जमीन पर गिर रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। फलक जल्दी से बिस्तर पर से उठकर भागने लगती है। वह चीखती है मगर कोई उसकी चीखें नहीं सुन रहा था। उसके अम्मी अब्बू भी नहीं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। वह लाल पानी फलक की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह जैसे जैसे पीछे हट रही थी वह उसके उतना ही करीब आता जा रहा था।
और फिर वह बिल्कुल उसके पास आ गया और उसके पैरों से होते हुए उसके पूरे बदन पर लत्ती की तरह चढ़ गया और उसने उसके पूरे बदन को ढाक लिया था। और फलक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह नाकाम हो रही थी। धीरे धीरे उस लत्ती ने फलक के पूरे बदन पर कब्जा कर लिया था। फिर एक बहुत ही तेज रोशनी कमरे में फैल गई थी और उस रोशनी के हटते ही फलक वहां पर नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। उस लत्ती ने उसे गायब कर दिया था या फिर कहीं लेकर चली गई थी अपने साथ, पर कहां ये तो फलक को भी नहीं पता था। माहिरा अभी तक होश में नहीं आई थी और वहां जिन्नातों का बादशाह गुस्से से पागल हो रहा था कि माहिरा अभी तक आई क्यों नहीं थी और उसका पता क्यों नहीं चल पा रहा था, आखिर कहां चली गई थी वो। तब उसने अपने एक और खादिम जिन को फलक के पास भेजा था उसे डराने के लिए, ताकि वह जान सके कि फलक की ताकतें जाग तो नहीं गई थी। जिन्नातों के बादशाह जिन जाफर को शक था कि कहीं फलक को उसकी ताकतें तो नहीं मिल गई थी और उसने माहिरा के उस पर हमला करने पर उसे मार तो नहीं दिया होगा। मगर जब उसके खादिम जिन ने उसे बताया कि फलक को कुछ भी याद नहीं है और ना ही उसके पास कोई तिलस्मी ताकतें हैं, बल्कि वह तो मुझे देखकर बहुत डर और दहशत से सहम गई थी और भागने लगी थी। जब जिन जाफर ने यह सुना तब उसे इत्मीनान हो गया था कि अभी भी समय है उसके पास, मगर अब वह इस बात से परेशान था कि अगर फलक की ताकतें अभी भी जागी नहीं थी तो माहिरा कहाँ चली गई थी। और माहिरा तो यहाँ हकीम बाबा के घर पर जख्मी हालत में सो रही थी, मगर अब उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, वह जाग रही थी। उसके जख्म बहुत भर गए थे मगर अभी भी बहुत बाकी थे। उसकी ताकतें कमजोर पड़ गई थी और वह अभी सही से अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। उसे पता था कि हकीम बाबा ने अगर उसका इलाज किया था तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसे ये जख्म कैसे लगे हैं और किसने उसे मारा था, जो उससे ज्यादा ताकतवर था। और माहिरा जानती थी कि उसके होश में आने के बाद हकीम बाबा उससे इस बारे में जरूर पूछेंगे और उसे उन्हें सब बताना होगा। तो उसने अपने होश में आते ही सबसे पहले वहां से जल्दी से उठकर निकल जाने के बारे में सोचा था और वह जाने भी लगी थी। वह धीरे धीरे घर से बाहर के दरवाजे की तरफ जा रही थी और जैसे ही उसने बाहर के दरवाजे की तरफ अपने पैरों को बढ़ाया था, उसे एक बहुत ही तेज बिजली का झटका सा लगा था और वह झटके खाकर दरवाजे से दूर जाकर गिरी थी। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी होश में आने के बाद, इसलिए मैंने इसका इंतजाम पहले से ही कर दिया था। माहिरा के पीछे से एक आवाज आई थी और वह आवाज हकीम बाबा की थी। वह अब उसके सामने खड़े थे और माहिरा बहुत डर गई थी कि अब तो मैं बुरी तरह से फंस गई थी। हकीम बाबा बोले, आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई ही दी ना। धोखा और मक्कारी तो तेरे खून में है तो तू एक शैतानी ताकतों में से एक, जो किसी का भी नहीं होता। भले ही किसी ने उसे जिंदगी क्यों ना दे दी हो, वह तो उसे मौत देने में भी नहीं हिचकिचाएगा। हकीम बाबा माहिरा की तरफ बढ़ते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, और माहिरा मन में सोचती रहती है कि सच कहा तूने, अगर अभी मैं कमजोर नहीं होती तो अब का तुझे मौत की नींद सुला चुकी होती, मगर अभी नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। उससे तो मैं बाद में निपटूंगी और शहजादी हयात उर्फ फलक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा हाल करूंगी तेरा कि तेरा जिस्म तो क्या, तेरी रूह तक कांप जाएगी। तूने जो हाल मेरा किया है उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी कभी ना कभी। माहिरा हकीम बाबा के सहारे वापस उसी कमरे में चली जाती है और उसी बिस्तर पर बैठ जाती है, मगर उसके शैतानी दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था जिससे हकीम बाबा बेखबर थे और उसके पास ही बैठे हुए थे और उससे अपने सवालों का जवाब मांग रहे थे। हकीम बाबा बोले, अब मुझे बताओ कि ये जो जख्म है तुम्हारे जिस्म पर, वह कैसे लगे और किसने दिए हैं, और तुम किसके कहने पर उसके पास गई थी। माहिरा अभी भी चुप ही थी। वह अपने दिमाग में अभी भी यही सोच रही थी कि हकीम बाबा को सच पता नहीं चलना चाहिए, वरना बादशाह उसे कल की जगह आज ही मार डालेगा। इधर उस लाल रंग की लत्ती से जकड़ी हुई फलक एक अलग ही दुनिया में आ गई थी। जब उस लत्ती ने उसे आजाद किया था और उसने अपनी आंखें खोली तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। एक पल को उसने खुद को चक्कर खाकर गिरने से बचाया भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की दुनिया हो। हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, मगर आसमान में कोई सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, मगर रंगीन परिंदे उड़ रहे थे। एक बहुत बड़े महल के सामने वह खड़ी थी जिसके चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे
और उसके पास ही एक नहर बह रही थी। पेड़ों के पत्ते नीले रंग के थे और नहर का पानी हरे रंग का था। फलक बार बार अपनी आंखों को मल रही थी और देखते हुए सोच रही थी कि ये कोई ख्वाब है या फिर कोई हकीकत। कहाँ आ गई थी फलक और किसका था वो महल, और फलक यहाँ कैसे आ गई थी? यहाँ वह क्यों आई थी? क्या माहिरा हकीम बाबा को सब बता देगी या फिर चलेगी अपनी कोई शैतानी दिमाग से कोई शैतानी चाल? क्या जिन जाफर ढूंढ पाएगा माहिरा को? क्यों चाहिए उसे फलक? तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले जस्ट आपका 5 से 10 सेकंड जाएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एक अनजाने सफर से फलक एक अनजानी जगह आ पहुंची थी, जहां की दुनिया बिल्कुल ही अलग सी थी। एक बहुत बड़ा महल और वहां पर बिखरा हुआ सन्नाटा। उसने इधर उधर नजरें घुमाने की कोशिश की कि शायद कोई दिख जाए। उसकी आंखें डरी हुई थी, अभी भी उसके दिल में खौफ के साए मंडरा रहे थे कि अचानक और आखिर में कहां आ गई थी। अब वह हिम्मत करके आगे बढ़ रही थी और तभी उसने किसी की आवाज सुनी थी और चौंक गई थी। वह किसी बच्ची की आवाज थी। अप्पी, मुझे पकड़ कर दिखाओ अब तुम। हयात, रुको, ऐसे नहीं भागो, तुम्हें चोट लग जाएगी मेरी जान। हिना अप्पी, मुझे पकड़ो। उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, जहां नहर बह रही थी वह आवाजें वहीं से आ रही थी। फलक धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर उसने देखा कि उस नहर के किनारे पर एक पेड़ था जिसके नीचे 2 बच्चियां खेल रही थी। एक की उम्र 5 साल जो दौड़ रही थी और दूसरे की उम्र 13 साल की होगी। वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों बहनें हों और उन्होंने बहुत ही अजीब से लिबास पहन रखे थे, भारी भरकम गाउन की तरह जो जमीन पर लिटा रहे थे। उनके सर पर ताज की तरह कुछ सजा हुआ था, जैसे कुछ दिनों पहले फलक ने आईने में अपने सर पर सजा हुआ देखा था। वैसे ही जब उसका अचानक से रूप बदल गया था। फलक उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उन्हें देख रही थी और तभी उसने देखा कि वह बच्चियां खेलते खेलते महल के अंदर चली गई थी। अंदर से कोई उन्हें पुकार रहा था, हयात, हिना, कहाँ हो तुम दोनों? और वह दोनों महल के अंदर चली गई थी। फलक को समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों कौन हैं और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वह भी अब ये सोचते हुए उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब फलक उन दोनों बच्चियों के पीछे पीछे अंदर गई थी तो महल का मंजर देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई थी। चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैली हुई थी और हवा में से एक बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी, जिससे उसकी सांसें भी महक रही थी। उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हुआ था मानो। एक बहुत बड़ा महल और उसके अंदर फलक खड़ी थी। वहां पर और भी बहुत से लोग आ जा रहे थे, मगर ताज्जुब की बात तो यह थी कि फलक पर किसी का ध्यान ही नहीं था। वह बस चुपचाप खड़ी थी और हर तरफ देख रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अभी भी लग रहा था जैसे वह कोई ख्वाब देख रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वह अचानक से एक कमरे के दरवाजे पर रुक गई थी। जब उसने झांकते हुए देखा कि वही 2 बच्चियां किसी से बात कर रही थी। वहां पर 2 लोग और थे और उनकी बातों से और प्यार जताने के अंदाज से लग रहा था कि वह उनके वालिदैन हैं। उन्होंने भी अजीब सी पोशाकें पहन रखी थी और उनके सर पर भी ताज था। मगर एक अजीब सी बात यह थी कि जो ताज उनके सर पर था, जो कि उनके पिता थे, उनके ताज में वैसे ही पत्थर लगे हुए थे जैसे कि फलक के गले की ताबीज में थे। फलक उन्हें देख रही थी और बस हैरान हो रही थी। तभी किसी सिपाही की आमद हुई थी और उसके कुछ कहने पर उनके पिता वहां से चले गए थे। मगर फिर अचानक ही कुछ देर बाद वह वापस आ गए थे। फलक अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे तो जैसे सदमा लगा हुआ था कि ये सब मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ कैसे आ गई थी। अभी फलक को होश नहीं था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि वह चारों लोग कमरे से बाहर निकल गए थे और फलक के आर पार होते हुए जैसे वह यहाँ थी ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ था। मारे हैरानी के वह बहुत ही ज्यादा खौफ में आ गई थी कि कहीं मैं मर तो नहीं गई हूँ, कोई रूह तो नहीं बन गई हूँ। वह सोच रही थी और तभी उसकी नजर
उस कमरे की दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर पड़ी थी जो उन चारों की थी। फलक उस तस्वीर के पास पहुंचती है और बहुत देर तक उसे देखती रहती है कि ये लोग कौन हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये कमरा और यहाँ की चीजें उसने पहले भी कहीं देखी थी। कुछ अजीब सा अपनापन उसे लग रहा था इस कमरे से। फलक अभी वहां पर खड़ी थी और सोच रही थी कि कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे किसी अजीब एहसास से मुताबिल करा रहा है। भागो हयात भागो! अचानक ही जोर से चीखने की आवाजें फलक को सुनाई देती है और वह बहुत ही डर जाती है। जल्दी से कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि वह दोनों लड़कियां दौड़ रही थी और चीखते हुए किसी को बार बार मुड़कर देख रही थी। और बड़ी लड़की के गले में वही ताबीज झूल रहा था जो फलक के गले में बचपन से था। फलक बहुत हैरानी से कभी उस लड़की की तरफ तो कभी अपने गले की ताबीज की तरफ देख रही थी। फिर वह लड़कियां वहां से भाग गई थी और फलक भी उनके पीछे पीछे भागते हुए जाने लगती है कि वह आखिर कहाँ भाग रही थी और किससे। और फिर जब वह उनके पास पहुंचती है तो देखती है कि एक बहुत बड़ी मीनार की खिड़की के पास वह दोनों खड़ी थी और कुछ बातें कर रही थी। बड़ी वाली लड़की अपने गले में से वह ताबीज निकालकर छोटी लड़की को पहना देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे वहां से कूदने के लिए कह रही थी, जाने के लिए कह रही थी। दोनों ही बहुत डरी और सहमी हुई थी। फलक उनसे कुछ ही दूरी पर थी मगर फिर भी उसे अपनी बातें सुनाई दे रही थी। वह आगे बढ़ने लगती है और तभी एक बहुत ही भयानक आवाज उसके पीछे से सुनाई देती है। और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक शैतान खड़ा रहता है। वही लाल आंखें, वही काला चेहरा और लंबे नुकीले दांत और नाखून। फलक के तो जैसे होश ही उड़ गए थे उसे सामने देखकर। वह बहुत खौफजदा खड़ी थी, भागना चाह रही थी मगर उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, मानो जैसे जम गए थे। बर्फ की तरह ठंड पड़ रही थी। वह शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा था। फलक कभी खुद को तो कभी उन लड़कियों को तो कभी उस शैतान को देखती जा रही थी और वह शैतान उसके बिल्कुल करीब आ गया और फलक बहुत ही जोर से चीखी थी और उसने आंखें बहुत कसकर बंद कर ली थी। मगर कुछ देर बाद जब उसने उसे खोला था और होश में आई थी तो और भी ज्यादा हैरान रह गई थी। वह शैतान उसके आर पार होते हुए आगे बढ़ गया था और फलक अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उसने जल्दी से मुड़कर उन लड़कियों को देखा तो उसकी दहशत और भी बढ़ गई थी। उस बड़ी लड़की ने उस छोटी लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और उस शैतान ने उस बड़ी लड़की के ऊपर हमला कर दिया था और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी थी और चारों तरफ खून के छींटों से बारिश हो रही थी और फलक का चेहरा भी उन छींटों से भर गया था और वह बहुत ही तेजी से चिल्लाई थी। जब उसने अपने चेहरे को हाथों से साफ किया था तो खून लाल रंग का नहीं बल्कि नीले रंग का था और वह शैतान अभी भी उस लड़की की गर्दन को अपने हाथों में झुला रहा था। बहुत ही खौफनाक मंजर था। वह शैतान चीख रहा था और उसकी चीखें फलक को और भी ज्यादा डरा रही थी। और फिर पता नहीं कैसे उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ पैर में जान नहीं है और जिस्म से कोई रूह को निकाल कर लिए जा रहा है। उसकी आंखें अपने आप बंद होती जा रही थी और फिर वह जमीन पर ढेर हो गई थी। कुछ समय बाद फलक, फलक क्या हुआ? उठो उठो, तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कोई उसे पुकार रहा था और उसकी आवाज सुनकर फलक ने जब अपनी आंखें खोली थी तो उसके सामने अम्मी और अब्बू बैठे हुए थे और अम्मी उसके पसीने को रुमाल से साफ कर रही थी। कमरे में सब कुछ ठीक था। वहां पर कोई पानी की बोतल नहीं थी जो फकीर बाबा ने उसे दी थी, बल्कि वह बोतल तो वहीं पर छोड़ गई थी जब नदीम भाई उसे घर लेने आए थे। और जो कुछ उसने अभी देखा था वह तो सब एक ख्वाब था। फलक हैरान थी। ख्वाब और हकीकत के बीच उसकी जिंदगी किसी झूले पर झूल रही थी और वह ना जाने कब गिरने वाली थी उस पर से और उसके बाद कहां और क्या होने वाला था उसे कुछ भी नहीं पता था। वह सहमी हुई थी और अम्मी ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया था और उसने एक नजर पानी को अजीब सी नजरों से देखा था और वह पीने लगी थी। एक बार तो वह समझ गई थी कि वह छोटी लड़की मैं थी, तभी तो ये ताबीज मेरे गले में बचपन से है। मगर मैं हूं कौन और मेरा वजूद क्या है? यह अब भी एक राज ही था जो पता नहीं अब कैसे खुलने वाला था और मुझे अब कहां लेकर जाने वाला था। हयात एक अनजान लड़की और उसके साथ होने वाले हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसकी हालत और दहशत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी।
मगर उस रात जो कुछ उसने सपने में देखा था या फिर हकीकत में उससे एक बात तो तय हो गई कि कुछ तो रिश्ता है उसका उन लोगों से जिसे वह बचपन से अपने ख्वाबों में देखती थी, और वह सब कुछ तो उसे बताना चाहते थे कि वह कौन है और उसका मकसद क्या है। उस रात जब फलक की आंखें खुली थी तो उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि उस लड़की ने उसकी जान बचाने की खातिर जिस लड़की को मीनार से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और उसे गिरने से पहले जो ताबीज उसके गले में उसकी हिफाजत के लिए पहनाया था, वह छोटी लड़की और कोई नहीं, वह फलक थी। क्योंकि वह जिस उम्र में खान साहब के घर आई थी उस वक्त उसकी उतनी ही उम्र थी जितनी उस लड़की की थी जिसे उसने ख्वाबों में देखा था। और उसके गले में वह ताबीज तब से ही है जब से वह जंगल में खान साहब को मिली थी। मगर उस दूसरी लड़की का क्या हुआ? वह कौन थी? मेरा उससे क्या रिश्ता था? और उसने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान क्यों गंवा दी थी? और वह शैतान कौन था जिसने इतनी बेरहमी से उसे मार डाला था? कौन था वह? बहुत से सवालों के जवाब फलक को मिल गए थे और बहुत से सवालों के जवाब अभी भी उसे ढूंढने बाकी थे, मगर वह कब और कहां मिलेंगे उसे कुछ नहीं पता था। उस हादसे के बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया था, जैसे फलक के साथ अब कोई नया हादसा नहीं हुआ था। उसे लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया है, मगर वह कहते हैं जितनी बड़ी खामोशी उतनी ही बड़ी चीखने की आवाज सुनाई देती है सन्नाटे में। तूफान आने से पहले ऐलान नहीं करता, बल्कि वह तो सीधे सीधे वार और घात करता है। माहिरा की तबीयत अब संभल रही थी और जैसे जैसे वह ठीक हो रही थी उसकी तिलस्मी ताकतें वापस आ रही थी और उसके अंदर का डर भी बाहर आ रहा था कि अब क्या होगा जब हकीम बाबा मुझसे पूछेंगे कि मैं किसके कहने पर फलक को मारने गई थी और फलक कौन है और कहाँ मिलेगी, तो मैं क्या कहूँगी। अब तो मेरे पास उन्हें बताने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। एक तो हकीम बाबा की वजह से मैं जिंदा हूँ, और अगर मैंने उन्हें मार दिया या फिर सच नहीं बताया तो वह दोबारा मेरी मदद करने कभी नहीं आएंगे, और दोबारा मुझे ऐसा कुछ हुआ तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह अकेले कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि अब आगे क्या करूं, यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। और तभी उसे हकीम बाबा के आने की आहट सुनाई दी थी और वह दरवाजे की तरफ देखने लगी थी और उठकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद हकीम बाबा जमीन पर ढेर होकर गिर पड़े और उनके मुंह से झाग निकल रहा है और कमरे में कोई भी नहीं है। माहिरा ने अपनी शैतानी चाल चल दी थी और वहां से फरार हो गई थी, मगर कहाँ। 6 महीने बाद दिन बीतते जा रहे थे और फलक के बड़े भाई की शादी का दिन नजदीक आ रहा था। घर में हर कोई बस तैयारियां करने में मसरूफ था और नजमा रोज बाजारों के चक्कर लगा रही थी और फलक भी उनके साथ ही रहती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फलक अब पहले की तरह ही एक नॉर्मल लड़की बन गई थी और अब उसके और फरहान की भी बात तय हो गई थी। उसके भाई के साथ उसकी भी मंगनी की तैयारियां चल रही थी। एक साथ 2-2 फंक्शन की बात थी। अनाबिया जो उसके बड़े भाई नासिर की होने वाली दुल्हन थी, खान साहब के दोस्त कमाल साहब की बेटी थी। कमाल साहब और खान साहब बहुत ही पुराने दोस्त थे और अब उनकी ये दोस्ती बहुत ही जल्द रिश्तेदारी में बदलने वाली थी, जिससे दोनों ही परिवारों में खुशियां छाई हुई थी। आज नासिर की हल्दी की रस्म थी और फलक और फरहान की मंगनी भी होने वाली थी। पूरा घर रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा हुआ था और रस्में बस शुरू ही होने वाली थी। नसीर को हल्दी लग रही थी और एक तरफ फलक और फरहान एक दूसरे को अंगूठी भी पहना रहे थे और खान साहब और नजमा और उनके दोनों बेटे वहीं पर उनके पास ही खड़े थे। हर कोई बस खुश था और लाइटों की रोशनी ने, फूलों की सजावट ने माहौल को और भी ज्यादा खुशगवार बना दिया था। आखिरकार फलक और फरहान की मंगनी भी हो गई और 3 महीने बाद उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। फलक बहुत खुश थी, मगर पता नहीं क्यों अभी भी उसके अंदर किसी चीज का डर था। हल्की फुल्की आहटें सुनकर चौंक जाती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह अभी भी किसी की नजरों में है और कोई उसे लगातार देखता रहता है, मगर उसे नजर नहीं आता है। एक एक करके सारी रस्में भी खत्म हुई और नासिर के निकाह का दिन भी आ गया था और फिर अनाबिया खान मंजिल में दुल्हन बनकर आ गई थी। उसके आने से सबसे ज्यादा नजमा खातून और फलक खुश थे कि उन्हें कंपनी देने के लिए एक नई मेंबर मिल गई थी, वरना दिन भर खान साहब और उनके बेटे ऑफिस में और वह दोनों घर में अकेली रहती थी। अनाबिया के आने के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह बहुत ही अच्छी लड़की थी। फलक उससे पहले भी 1-2 बार मिल चुकी थी,
शादी से पहले भी वह उनके घर आ चुकी थी। सब कुछ सेट हो गया था। फलक हर रोज शाम को अनाबिया के साथ पार्क में टहलने जाती थी। शाम को खुली हवा और बाहर का माहौल उसे बहुत ही पसंद था। दोनों बाहर घूमने निकली थी। फलक चलते चलते थक गई थी तो वह वहीं के पास एक बेंच पर बैठ गई थी और अनाबिया ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद फलक ने एक आइसक्रीम वाले को देखा था जो बहुत देर से उसे देखे जा रहा था। शायद देखने में वह एक खूबसूरत नौजवान था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह आइसक्रीम बेचने वाला है। उसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी जिसकी वजह से फलक कुछ परेशान सी हो गई थी। फलक ने उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर दूसरी तरफ देखना शुरू किया था और फिर वह उठकर खड़ी हो गई थी कि अनाबिया को इतनी देर क्यों लग रही थी। ये सोचते हुए वह वहां से दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी वह आइसक्रीम वाला उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और फलक बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कौन है और उसके पास क्यों आया है। इससे पहले कि फलक वहां पर से भागती, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फलक के होश उड़ गए थे। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी जिससे उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। फलक बोली, हाथ छोड़ो मेरा, कौन हो तुम? मैं शोर मचा दूंगी, लीव मी। आसपास बहुत से खतरे हैं शहजादी। अपनों के बीच आपके दुश्मन मौजूद हैं, उन्हें पहचानिए। वह सब आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मैं, वह आदमी कह रहा था और फलक उसकी बात सुनकर हैरत में आ गई थी और तभी उस आदमी की आंखें नीली हो गई थी। इससे पहले कि फलक कुछ कहती, उस आदमी ने उसके हाथ में कुछ दिया था और वहां से चला गया था और जाते हुए कहा था, अपने हर सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे दोबारा मिलने जरूर आना, ये तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। फलक, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, लो पानी पियो। अनाबिया आ चुकी थी। शायद इसीलिए वह आदमी वहां पर से भाग गया था और फलक ने पलटकर देखा था उसे जाते हुए। वह जाते जाते अचानक से कहीं गायब हो गया था और फलक ने अपनी मुट्ठी में उस चीज को बंद कर रखा था जो उस आदमी ने उसे दिया था। उसने पानी पीते हुए धीरे से मुट्ठी खोली थी और देखा था ये तो कोई सिक्का है और इस पर एक निशान है, मगर ये निशान कहाँ का है? एक बार फिर से वही सवालों का घेरा और उसमें फंसी हुई फलक सोच रही थी कि कौन था वह आदमी और उसे कैसे पता कि मैं एक शहजादी हूँ और ये चीज क्या है जो उसने मुझे दी है और इस पर ये निशान कैसा है। वह लोग घर आ गए थे और हमेशा की तरह हर कोई खाने और बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में चला गया था। फलक भी अपने कमरे में ही थी और अब उसका फोन बज रहा था और उस पर फरहान का नंबर शो कर रहा था। उसने फोन उठाया था। फरहान बोला, क्या हो रहा है? फलक बोली, कुछ नहीं। फरहान बोला, क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? फलक बोली, नहीं। इस पर फरहान कहता है, नहीं, क्या याद नहीं आती मेरी? फलक कहती है, नहीं, मेरा मतलब था कि। फरहान बोलता है, क्या मतलब था? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ और हम कहीं बाहर चलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हमें मिले हुए, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, तो मैंने ही सोचा कि चलो मैं ही तुमसे मिल लेता हूँ। फलक बोली, पर बाबा नहीं माने तो? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने अंकल आंटी से पहले ही बात कर ली है। नदीम से कहलवाया था कि हमारे बारे में बात करे, आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी। वह जल्दी जल्दी कह रहा था और फलक बस कर रही थी। उसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और फलक को नींद आ रही थी। रात के 12 बजने वाले थे और अब फलक ने जबरदस्ती उसका फोन रख दिया था। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में वही सिक्का था जो उस अजनबी आदमी ने दिया था। वह उसे घुमा फिराकर देख रही थी और सोच रही थी कि वह आदमी मुझे मिलेगा कहाँ। ये निशान देखकर तो लगता है कि ये कोई खानदानी निशान हो, जैसे किसी की पहचान हो। किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। कोई उसके कमरे के पास से गुजरा था। उसने सुना तो जल्दी से उठकर बैठ गई थी और फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि इतनी रात को कौन जाग रहा है, कहाँ जा रहा है? मेरे कमरे के बाद तो टेरिस का दरवाजा है, वहां इस वक्त कौन जाएगा? उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला था और देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, मगर किसी की परछाई थी जो उसे टेरिस की तरफ जाते हुए दिखाई दी थी। वह भी उस परछाई के पीछे पीछे चल पड़ी थी और जब वह छत पर पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। वह हैरान थी कि अभी तो कोई यहाँ आ रहा था। फिर उसने आगे बढ़कर देखा था और बढ़ते ही उसके कदम ये देखकर रुक गए थे। छत के एक कोने में अनाबिया बैठी हुई थी और नमाज पढ़ रही थी।
इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रही है, वो भी यहाँ पर अकेले में सबसे छुप कर। मगर क्यों? फलक वहीं पर खड़ी थी और उसे देखकर मन में सोच रही थी। फिर जैसे ही अनाबिया उठने वाली थी, फलक जल्दी से दूसरी तरफ छुप गई थी और कुछ देर बाद अनाबिया वहां से उठकर फिर से नीचे चली गई थी। और फलक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। इतनी रात को वो भी यहाँ अकेले में नमाज पढ़ने क्यों आई थी? अभी उसके दिमाग में एक बात आई थी जो उसने लोगों से सुन रखा था कि इतनी रात को, वो भी 12 बजे, तो सिर्फ जिन्नातों की नमाज होती है, बल्कि किसी इंसान की नहीं। और अभी वह ये सोचते हुए जैसे ही पलटी थी तो उसके ठीक पीछे अनाबिया खड़ी थी। उसने उसे देख लिया। वह वहां से गई नहीं थी, बल्कि वह फलक को चकमा दे रही थी अपने वहां से जाने का। तो तुम्हें सब पता चल गया ना? सब देख लिया ना तुमने? अनाबिया कह रही थी। और फलक को उसका चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फलक बोली, नहीं, तुम यहाँ कैसे? अनाबिया बोली, हाँ तुम सही समझ रही हो, मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जिन हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है कि तुम भी क्या हो। फलक बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या हूँ? मतलब तो सब तुमसे ही है, और बहुत जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा शहजादी हयात। वह कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगी थी और उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। फलक जल्दी से उसे धक्का देकर वहां से भाग आती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और सारे लॉक लगा देती है, जिससे कि वह अंदर ना आ सके। एक घना जंगल और उसके बीच में चीखती चिल्लाती हुई फलक और उसके चारों तरफ से घेरे हुए कुछ लोग जो उसे घूर घूर कर देख रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। और फलक बस चीखती जा रही है और उन्हें देख रही है। शहजादी हयात, मेरी जान, दौड़ो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अम्मी, अब्बू, नहीं। वो आवाजें और वह लोग वही हैं जिन्हें उसने उस दिन ख्वाबों में देखा था। और आज अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग सच में उसके सामने आ गए थे। मगर कैसे? वह लोग तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे? और मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो फरहान के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। वह खौफ में थी और हैरत में भी। कहाँ आ गई थी फलक? और फरहान कहाँ है? और क्या राज है अनाबिया का? और कैसे जानती है कि वह फलक नहीं बल्कि शहजादी हयात है? और कौन था वह अनजान नौजवान जो फलक को आगाह करने आया था? तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि मैं जल्द ही इस कहानी का तीसरा भाग लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।